अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज हम मज़हरुल हक की बुक में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पिछले टॉपिक में हमने अप्रोचेस को डिस्कस किया था, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हो रहा है क्या ये पॉलिटिकल है और या नहीं है, और अगर है तो किस तरह से, क्यों है। ठीक है, आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि उस मसले को हल करने के लिए अब हम डेटा जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे। क्या हम हिस्ट्री में जाकर देखेंगे या कहीं और मुल्क में होने वाले सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करके उसका हल निकाल कर उसकी प्लानिंग करेंगे, एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब हम देखते हैं कि हमें किस तरह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मेथड्स इकट्ठा करने हैं, तो या तो वो फ़िलोसॉफ़िकल होता है, या लॉजिकल होता है, या प्रैक्टिकल मेथड होता है, या एक कोई डिसिप्लिनरी मेथड होता है। इसमें और भी सब इसके और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि लॉजिकल मेथड में इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड और एनालिटिकल मेथड आता है। प्रैक्टिकल मेथड में ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आते हैं। तो इसके और भी सब है, लेकिन अगर एज अ होल हम देखें तो ये 4 किस्म के मेथड्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। पहला है हमारे पास फिलोसॉफिकल मेथड। ठीक है, फिलोसॉफिकल मेथड को हम स्पेक्युलेटिव मेथड भी कहते हैं। ये हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इसको मुख्तलिफ एजेस में एंशियंट फ़िलोसफर्स ने, मॉडर्न फ़िलोसफर्स ने, और जो हमारे पास और किस्म के फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने यूज़ किया है। इनका ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन होता है वो फ्यूचर ऑफ द स्टेट पे होता है, कि हमारा स्टेट जो है वो फ्यूचर में कैसा होगा। वो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम है, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनका अल्टीमेट टास्क होता है कि हम आइडियल स्टेट जो है उसको किस तरह से कंसीव करें, इसको किस तरह से पाएँ। इसमें हम इस मेथड में जो ह्यूमन नेचर है, उसके जो इमोशंस हैं, ठीक है, इसके अलावा उसके ओपिनियंस जो है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। हिस्ट्री को हम इग्नोर कर देते हैं, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन को हम इग्नोर कर देते हैं। और इस मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम कोई प्लानिंग करते हैं किसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो हम इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और इसका हल जो है फिर हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, पॉलिटिकली डेवलप्ड नहीं है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, तो फिलोसॉफिकल मेथड को अप्लाई करने वाले लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये स्टेट स्मूथली काम कर सकता है अगर हम प्लाटूस के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर प्रिवेल कर दें, यहाँ पर राइज कर दें। यानी उसने क्या किया, उसने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की। उसने कहा कि जो स्टेट है वो सही काम नहीं कर रहा, ठीक है, और उस स्टेट के उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसने फिलोसॉफिकल मेथड अप्लाई किया, कि एक फिलॉसफी है, उसमें जो आपको बताया गया है, जो आपको करने को कहा गया है, अगर वो फिलॉसफी जो है उसको आप स्ट्रेटजी बना लें, उसको राइज कर लें, आप जो भी आप उसके लिए फिर टूल्स इस्तेमाल करते हो, चाहे आप प्रेशर इस्तेमाल करते हो, चाहे आप फोकस ग्रुप लेते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आपने वो अगर फिलॉसफी राइज कर दी, वो फिलोसॉफी, तो मतलब आपका स्टेट जो है वो ठीक काम करने लगेगा। तो इस तरह से जब आप किसी चीज़ का हल निकालते हो, या उस प्रॉब्लम का हल निकाल करने के लिए प्लानिंग करते हो, तो उसको हम जो है फिलोसॉफिकल मेथड कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जो है वो हमारे पास एक लॉजिकल मेथड है। आप इसमें लॉजिक्स पे बात करते हो, आप उसमें कोई आइडियल आप सिचुएशन पेश नहीं करते हो, ना ही आप आइडियलिज्म की बात करते हो कि भाई ये हो जाएगा तो हंसी खुशी सब कुछ डेवलपमेंट जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसको हम कई हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, उसके कई पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, और फिर उन पार्ट्स को हर एस्पेक्ट से देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, और फिर हम उसको दोबारा से मिलाकर इसकी प्लानिंग करते हैं कि अब इसको ऐसे हल करना है। यानी इस
एनालिसिस का मकसद जो है वो असल में हमारे पास सिंथेसिस होता है, उसको तोड़कर फिर दोबारा जोड़ा जाता है और एक जो है वो हमें प्लान जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मसला है, कश्मीर का मसला है, ठीक है। अब इस कश्मीर के मसले को आपने क्या करना है, पहले आपने तोड़ना है, पहले आपने देखना है कि इस मसले की वजह जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आया, किस तरह से पैदा हुआ, अभी की सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन कश्मीर का वो कितना वो कितनी मतलब सख्त है या मतलब नॉर्मल है, ठीक है, तो स्टेटस को में है। फिर हम देखेंगे कि इस मसले के हवाले से अगर किसी ने प्रपोजल्स पेश किए हैं तो वो हमें क्या बताती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखकर हम उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि भाई कश्मीर का मसला इस किस्म की प्लानिंग से या इस किस्म के प्रपोजल से जो है वो हल हो सकता है। इसमें हम इंडिया का भी वो देखेंगे कि वो क्या कहता है, पाकिस्तान को भी हम देखेंगे कि वो क्या चाहता है, खुद कश्मीरियों का क्या आउटलुक है इस मसले को हल करने के बारे में और किस तरह से हल करने के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही हम कोई एक ठोस स्ट्रैटेजी या प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप मसले को इस तरह से एक लॉजिकल वे में, एक एनालिटिकल वे में हल करने की कोशिश करें, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एनालिटिकल मेथड है। उसके बाद हमारे पास आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ठीक है। ये भी एक लॉजिकल मेथड है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, देखिए डिडक्शन और इंडक्शन को आपने पहले समझना है। डिडक्शन ये है कि आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और आप उन एग्जाम्पल्स को देख रहे हो, आपने इसको एक पैटर्न में रखा हुआ है, फिर उन एग्जाम्पल्स को सोचकर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, एक मफरूज़ा बनाते हो, आप कुछ सोचते हो, ठीक है। और उस सोच के बाद आप उसको एक थ्योरी बना लेते हो कि भाई ये चीज़ होगी तो ये जो मसला है ये हम हल कर सकते हैं। अब मैं आपको डिडक्शन की एक एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि पनिशमेंट और करप्शन, ये हमारे पास एक करप्शन जो है ये हमारे पास एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। हम देखते हैं अब उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप जो है आप कहते हो कि पनिशमेंट है। आप देखते हो कि चाइना में पनिशमेंट क्या है करप्शन के लिए, कि आप उनको फांसी दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ताइवान में पनिशमेंट क्या है कि उसको 14 साल या 24 साल या उम्र कैद की जो है वो सज़ा दी जाती है, हार्श पनिशमेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में क्या है कि आपको संसार कर दिया जाता है या आपको कोड़े मार दिए जाते हैं, या कुछ भी है, ठीक है। अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन, आपने सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने इकट्ठा कर ली, आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि अगर करप्शन पर हम सख्त से सख्त सजाएं देंगे तो ही हमारे पास जो है वो करप्शन की जो रेशियो है या ये उसका जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। तो ये आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया, एक उसके बाद एक थ्योरी बना ली कि ऐसा यही इसका हल है और ऐसा ही होगा। अगर इस तरह से नहीं हो सकता है तो करप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, और ये बिल्कुल ठीक भी है। अगर हम देखें हमारे पास पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, किस हद तक करप्शन होती है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग हो जाती है, उसको कुछ ले दे के छोड़ दिया जाता है और वो जो एक सिलसिला है करप्शन का वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डिडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इंडक्शन मेथड में आपके पास पहले से एक थ्योरी होती है, पहले से आपको बता दिया जाता है कि ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से होता है। उस थ्योरी से आप एक हाइपोथेसिस ले लेते हो, ठीक है, एक सोच आप ले लेते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करते हो कि क्या ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या ये चीज़ जो है वो उसी पैटर्न से चल रही है जो हमें थ्योरी में बताई गई होती है। फिर जब उसकी कंफर्मेशन कर लेते हो तो इसका मतलब है कि ये आपने इंडक्टिव मेथड जो है वो यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म जो है वो हमारे पास एक थ्योरी है, ठीक है। उस थ्योरी में हमें बता दिया जाता है, एक हाइपोथेसिस है उसमें, कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्लैश होता है वही रिवोल्यूशन का बायस बनता है। एक सोसाइटी में अगर अमीर अमीर से
अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक पॉइंट होगा कि वो गरीब उस अमीर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, रिवोल्यूशन आएगी और उस रिवोल्यूशन के नतीजे में या तो वो गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगी। ठीक है, तो ये मार्क्सिज्म कहता है कि असल में जो रिवोल्यूशन की वजह है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। फिर हम किसी मुल्क को उठाकर देखते हैं कि इस मुल्क में एक रिवोल्यूशन जो है उसकी एक फ़िज़ा आई है या रिवोल्यूशन की स्मेल वहाँ से आ रही है, तो क्या उसकी वजह इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो रिलीजियस बिलीव्स हैं या सोशल या कल्चरल कुछ वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो रिवोल्यूशन उन्होंने इकट्ठा रिवोल्यूशन स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो उस मार्क्सिज्म के हाइपोथेसिस की बेसिस पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और जब वो आपके पास कंफर्म हो जाए तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये आपने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है, एक इंडक्टिव प्लानिंग की है आपने। जो प्लानिंग है वो इंडक्टिव मेथड की बेसिस पे है। इसके एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि फिर चाइना में कम्युनिज्म या सोशलिज्म वगैरह आया क्योंकि वहाँ पर कैपिटलिज्म की वजह से वो क्लैश बहुत ज़्यादा हो गया था, वो गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब आप मसलों को इस तरीके से एक लॉजिकल वे में इंडक्शन या डिडक्शन के ज़रिए उसके हल करने की कोशिश करें तो उसको हम कहते हैं कि ये इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड है। ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो एक प्रैक्टिकल मेथड है। आप खुद उसमें वहाँ जाकर काम करते हो। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन और जो फैक्ट्स होते हैं वो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू यानी मुशाहदे के थ्रू जो है वो कलेक्ट करते हो। इसी वजह से जो है वो लॉवेल ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ एन ऑब्जर्वेशनल एंड नॉट एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, कि पॉलिटिक्स जो है वो जो एक साइंस है वो एक्सपेरिमेंट्स इसमें नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, और ट्रू मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स एंड साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है, सही तरीके से आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। आपने देखना है कि किस मुल्क में किस स्टेट में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो रही है तो नहीं, या कौन सी पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही है। इसके एक गुड एग्जांपल जो है वो हम कोविड-19 की सिचुएशन में देखते हैं। जब हमारे पास कोविड आया, कोरोना का टाइम आया, तो हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए। कुछ स्टेट्स ने जो है वो बिल्कुल आना जाना दूसरे स्टेट्स का बंद कर दिया कि यहाँ पर कोई भी फॉरेनर नहीं आएगा और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे, ताकि ये वायरस जो है ना अपने साथ ला सके ना अपने साथ लेके जा सकें। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया कि चूंकि ये कोविड जो है आपको 14 डेज तक होता है तो उन्होंने आना जाना तो बंद नहीं किया, लेकिन आपको 14 आपके आने तक या आपके जाने तक आपको 14 दिन के लिए किसी होटल में या किसी कमरे में रहना पड़ता और आपकी इंटरेक्शन जो है वो बाहर के लोगों से नहीं होती। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ जो है उनको अडॉप्ट और अप्लाई किया गया। अब आप देखते हैं कि कौन से स्टेट की पॉलिसी जो है वो फ्रूटफुल भी रही, वो उनका ट्रेड, उनका कॉमर्स, उनकी इकोनॉमी पर असर भी नहीं पड़ा और और ये भी हुआ कि इस वायरस के फैलाव में जो है वो कमी भी आई या फिर वो उसमें ज़्यादती भी नहीं आई। ठीक है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन करके जब आप एक प्लान बनाते हो कि भाई हमारे मुल्क में जो कोविड की सिचुएशन है उसको हमने थोड़ा सा कम करना है या उस पर थोड़ा सा काबू पाना है, तो आप एक प्लान पेश करते हो, तो इसका मतलब है कि आपने ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है इस्तेमाल किया है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिस तरह से लोवेल ने पीछे कहा कि इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल बट ऑब्जर्वेशनल साइंस, तो ये बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट से ट्रिगर हो गए। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी है, लेकिन
एक्सपेरिमेंटल में हम क्या कहेंगे, एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो होगी, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे लेकिन आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल करेंगे। देखें, अब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आपके साइंस में होते हैं और वो यूनिवर्सल होते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम को मिलाएं तो आपके पास वाटर आएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो सकता है कि आप दुनिया में कहीं पर भी जो है पोलियो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि आप पोलियो को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। तो पोलियो को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, जो आप छोटे छोटे पैम्फलेट्स बना लेते हो या टीवी पर इश्तेहार चला देते हो या लोगों को फोकस या इंटरव्यू ग्रुप्स और इस तरह के बहुत सारे काम करके ना आप लोगों को एजुकेट करते हो और पोलियो आपके उसमें ख़त्म हो जाती है। अब ये जो एक एक्सपेरिमेंट, आप ये जो काम है ये आप पूरे दुनिया के पूरे स्टेट्स में आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपको वाटर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट के लोगों की, सोसाइटी की, लोगों की सोच, वहाँ का रहना सहना वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। वो एक जैसा नहीं होता है, उनकी थिंकिंग, उनका स्टेटस सब एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट एज सच साइंस जैसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, लेकिन हम अगर ट्रायल एंड एरर मेथड को कंसिडर करें कि उसमें परसेंटेज की कमी आ सकती है, कहीं पर वो 70% हमें रिजल्ट देगा तो कहीं पर हमें 50% रिजल्ट देगा। अगर इस चीज़ को हम कंसिडर करें तो एक्सपेरिमेंट्स को पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में भी अप्लाई जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी आपके पास गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका में छोटे लेवल पर मसाइल को हल करने के लिए, जैसे नाली में पानी ज़्यादा हो गया है या किसी पार्क का गेट टूट गया है या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बना दी, उनको कुछ पावर्स दे दिए कि भाई ये जो छोटे छोटे काम हैं ये सूबाई हुकूमतें या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये नहीं हो सकती है, तो आप जो है आपके पास ये पावर्स हैं, आपके पास थोड़ा इतना बजट होगा, आप ये हल कर लें। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता चला कि इसमें एक खातिर ख्वाह नताइज आए हैं और ये छोटे छोटे मसले जो हैं अब वो भी हल हो रहे हैं। तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर अपने हुकूमत में, अपने मुल्क में जो है वो राइज करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ पर 100% रिजल्ट उनको मिला है तो हमारे पास भी 100% रिजल्ट होगा, लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ये असल में एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ही आया है। दैट इज़ वाई वी से दैट ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ आर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और इसको मानने वाले कहते हैं कि भाई जिस तरह से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में करते हैं, इसी तरह से हमारी लेबॉर्ट्री स्टेट्स हैं। स्टेट में, एक मुल्क में हम मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। कम्युनिज्म को देखें, सोशलिज्म को देखें, ये सारी एक एक्सपेरिमेंटेशन है। हम तंग आ गए थे किसी एक किस्म के सिस्टम से तो हमने दूसरा सिस्टम लाया। हो सकता है जैसे डेमोक्रेसी एक एक्सपेरिमेंट था, लोग मनाक से तंग आ गए थे, लोग बादशाहों से, चीफ से तंग आ गए थे, वो खुद चाहते थे कि हमारी पार्टिसिपेशन हो, इन्वॉल्वमेंट हो, तो उन्होंने इस तरह का एक प्रोसेस बनाया और देखें डेमोक्रेसी आजकल कितना फ्लरिश कर रही है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में आई हैं। अगर आप देखें कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अब थोड़ी बहुत जो है वो लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, औरतों को गाड़ियाँ चलाने दे रहे हैं, म्यूज़िक कंसर्ट्स हो रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ये चीज़ जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है और यहाँ पर डेवलपमेंट कोई आ रही है या नहीं, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड एक एमलगम है, एक आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स
इसके एडवांटेजेस आप इसमें ले सकते हो। इसमें एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन सब कुछ आता है, क्योंकि हिस्टोरिकल मेथड में आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज को इकट्ठे करते हो अपनी हिस्ट्री से, जिसमें आपके पास बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स पड़ी होती हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़े होते हैं, बहुत सारे लॉज होती हैं, पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, और ये सारी चीज़ें पास्ट के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आप जो है वो हासिल करते हो। आपकी जो पास्ट की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी प्रेजेंट की पॉलिटिक्स में, और किसी भी मसले का हल मालूम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस स्टेट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस डिपार्टमेंट के पास्ट में भी देखें। इस मेथड को बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और साइंटिस्ट जैसे कि मॉन्टेस्को, हेनरी सीले, फ्रीमैन और लास्की वगैरह ने इस्तेमाल किया है, ठीक है, और अब भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ, टर्की का मार्शल लॉ जब रजब तैयब उर्दगान के उसमें आया, ठीक है, तो आप देखते हैं कि अब दोबारा आ गया है। फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि तुर्की में दोबारा मार्शल लॉ लग गया है। अब वहाँ की आवाम सोचती है कि जब उस टाइम आया था मार्शल लॉ तो लोग सड़कों पर निकल गए थे, लोग टैंकों के सामने जो है वो लेट गए थे, लोग वायलेंट हो गए थे, वो नहीं चाहते थे कि मार्शल लॉ आए, उनको डेमोक्रेसी पसंद थी। अब हिस्टोरिकल अप्रोच करके जब उसी अप्रोच को लोग एज अ मेथड यूज़ करें कि अब जो मार्शल लॉ आया है इसका भी हल यही है कि हम यही करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने हिस्टोरिकल मेथड को और हिस्टोरिकल अप्रोच दोनों को यूज़ किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मज़लुल हक की बुक के बाकी के लेक्चर्स को और बाकी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।